So accounting for depreciation. अब लिखो depreciation meaning. It means all the value of asset it refers to fall in the value of tangible asset usage or wear and tear flux of time or of technology. देखो depreciation normally word यूज होता है tangible fixed asset के साथ. उसका मतलब क्या होता है asset की वैल्यू का नीचे ही जाना. कारण पहला कारण है wear and tear. अब asset जैसे जैसे यूज करोगे धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी. एफ्लक्स ऑफ टाइम टाइम पास ऑन होगा तो भी एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी. टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए तो नया एसेट है बट टेक्नोलॉजी खत्म हो तो एसेट की वैल्यू कम होगी. तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है एसेट की वैल्यू गिर जाना कारण हुआ यूज करने पे वेयर एंड टियर पे टाइम पास होने पे और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने पे. ये बेसिक डेफिनेशन है डेप्रीशिएशन की है ना. अब जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग में तो डेप्रीशिएशन कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करने के. तो लिखो अगला हेडिंग मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन. देयर आर टू मेथड्स चार्ज डेप्रीशिएशन. फिक्स एसेट दो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड. ब्रैकेट में लिखो एसएलएम. और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं. डब्ल्यूडीवी कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू. तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या हुआ असेट की वैल्यू फॉल करना कारण यूसेज वेयर एंड टियर टाइम पास होना और टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होना. डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के दो मेथड हैं. पहला हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड अगला हुआ डिमिनिशिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. दो मेथड से चार्ज कर सकते. पहला हो गया स्ट्रेट लाइन और सेकंड हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड है ना. नोटिंग कर लिया. अब लिखो पॉइंट नंबर 1 एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड. अब इसमें एसएलएम के पहले ना एक चलो पहले एसएलएम लिख दो आप. एसएलएम मेथड ना. दिस मेथड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग. फर्स्ट लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब अमाउंट पेड और एक्विजिशन ऑफ असेट. अब ये मेथड डिपेंड करता है सबसे पहला फैक्टर है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. कितना पैसा दिया अपने असेट को एक्वायर करने के. ये मेथड मेनली डिपेंड करता है पहला हो गया कॉस्ट मतलब कितना पैसा लगा है एसेट को एक्वायर. जैसे मान लो 5 लाख का असेट खरीदा 6 लाख का असेट. तो पहला पॉइंट हुआ असेट किस पे कॉस्ट. सेकंड लिखो लाइफ ऑफ असेट. लाइफ मतलब असेट कितने साल चलेगा. लाइफ मतलब असेट की टाइम कितने साल असेट सरवाइव करेगा. टाइम पीरियड till which
asset will be used, कितने साल asset चलेगा। दूसरा पॉइंट लिखो रेसिडुअल, ब्रैकेट में लिखो साल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल ब्रैकेट में लिखो साल्वेज वैल्यू। साल्वेज का मतलब क्या होता है, असेट को जब बेचेंगे, मान लो जैसे समझो आज मैंने कार खरीदी, ये कार खरीदी मान लो आज मैंने 5 लाख रुपए पे, मेरे को लगता है ये कार 5 साल तक चलेगी। एन मतलब होता है लाइफ, एन का मतलब क्या होता है, कार कितने साल चलेगी, 5 साल। और 5 साल के बाद जब मैं कार को बेचूंगा तो 50,000 में बेच सकता हूँ। आज मैंने कार खरीदी 5 लाख की, इसका लाइफ कितना है, 5 साल। और 5 साल बाद जब कार बिकेगी तो कितने बिकेगी, मैंने एस्टिमेट किया 5 साल बाद जब इस कार को बेचूंगा तो कितने बिकेगी, 50,000। ये जो 50,000 बिकती है इसको कहते हैं साल्वेज वैल्यू। साल्वेज मतलब इस एसेट को जब बेचेंगे आज से कुछ समय बाद, हमने इस एसेट को एस्टिमेट किया भैया 5 लाख की कॉस्ट है, कितने साल चलेगी, 5 साल। और 5 साल बाद जब बेचेंगे तो कितने बिकेगी ये कार, 50,000 रुपये। 50,000 कहलाती है साल्वेज वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो असेट की हमको मिलेगी एट द एंड ऑफ लाइफ। एस्टिमेशन है, एस्टिमेट क्या इतना होगा, तो लिखो आप, हाँ एंड में जो मिलेगी बेच करके, है ना, बच गया ठीक, तो लिखो इज द वैल्यू expected to realize at the end of asset life। asset एंड होगा तो कितना पैसा मिलेगा हमको, वो होता है साल्वेज वैल्यू। तो बिकेगा तो एंड में कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखो, डेप्रीशिएशन पर एनम मतलब साल भर, ये मतलब पर एनम का फॉर्मूला लिखो अंडर एसएलएम मेथड। अब क्या फॉर्मूला होता है वो लिखना, तो लिखो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ के ईयर्स में, रेसिडुअल वैल्यू, वैल्यू वैल्यू, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन, साल्वेज वैल्यू को स्क्रैप रेसिडुअल कुछ भी कह सकते हैं, हाँ अपॉन लाइफ, कितने साल चलेगा असेट, ना डिप्रिसिएशन होगा। अब देखो इसका है ना लॉजिक समझो, जैसे एग्जांपल लिखो, तो अ मशीन वाज परचेज्ड ऑन, अ मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1st January 2021 at a cost of rupee 10 lakh। A machine was purchased on 1st January 2021 at a cost of rupee 10 lakh, expected life 5 years, at the end of which salvage value expected is 2 lakh। अब इस पॉइंट, एक मशीन खरीदी कितने पे, 10 लाख पे, मशीन खरीदी कितने पे, 10 लाख पे, कितने साल की लाइफ है उस मशीन की, 5 साल। ध्यान से सुन, एक मशीन खरीदी में लिखना अकाउंटिंग ईयर, एक पॉइंट और लिख दो, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st December। तो एग्जांपल लिखो ये वाला पूरा कर रहा हूँ, तो कंपनी वाला भी चल सकता है का। अब देखो एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 2021 को, कितने पे खरीदी, 10 लाख पे, लाइफ कितने साल एस्टिमेटेड है। अब समझना, हमने आज एक मशीन कितने पे खरीदी, 10 लाख पे,
हमको लगता है मशीन कितने साल चल जाएगी, और 5 साल बाद जब बेचेंगे तो कितने बिकेगी है, क्या समझे आप? 10 लाख पे मशीन खरीदी, ऐसा लगता है ये मशीन कितने साल चल जाएगी, 5 साल, और 5 साल बाद जब बेचेंगे तो कितने बिकेगी ये मशीन, 2 लाख पे। तो मेरे को एक बात बताओ, कितना अपने को डिप्रिशिएट करना है साल भर में, 5 साल में? 2 लाख तो अपने को मिल जाएंगे। आज 10 लाख में खरीदा, 8 लाख रुपए कम होगी वैल्यू, और कितने साल में डिप्रिशिएट करना है, 5 साल। तो हर साल का डिप्रिशिएशन क्या होगा, ऊपर देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, कॉस्ट 10 लाख, देखो चेक करो ऊपर, कॉस्ट माइनस सालवेज कितना है, 2 लाख, अपॉन लाइफ कितने साल है, 8 लाख अपॉन 5, तो डेप्रीशिएशन कितना आएगा 1 साल का, 1,60,000। हर साल कितना असेट डेप्रिशिएट होता जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल डेप्रिशिएशन कितना लेगा, 1,60,000। देखो फटाफट, अरे यार तो उसको बात मत कर, बहुत बड़ी तकलीफ है तेरे से। इसका मतलब हुआ कि हर साल डेप्रिशिएशन कितना लगाएंगे, 1,60,000 रुपए, है ना? अब है ना, मेरे को आप एक बात बताओ समझना, मैंने असेट खरीदा 1 जनवरी 2021 को, मेरे को पता है असेट कितने साल चलेगा, 5 साल। पहला साल हुआ 2021, फिर हुआ 2022, फिर हुआ 2023, और साल 25वें साल इस साल के एंड पे बिक जाएगा। अच्छा बोलो, इधर कितना डेप्रिसिएशन है, इधर भी कितना होगा, इधर भी कितना होगा? हर साल मैंने असेट कितना कम करता गया मैं, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, भाई असेट को मैंने 5 साल तक यूज किया, मैंने 5 साल हर साल इतना डेप्रिसिएशन लगाया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसे समझना, मैंने आज एक मोबाइल खरीदा मान लो, और मान लो मोबाइल खरीदा 2 साल पहले, और 2 साल पहले जब मोबाइल खरीदा तब मान लो मोबाइल की कॉस्ट थी 50,000 रुपए। मैंने एक मोबाइल खरीदा, और मोबाइल खरीदा 2 साल पहले, और कितने का खरीदा था मैंने, 50,000। ये कॉस्ट 2 साल पहले थी, आज की कॉस्ट नहीं है। और आज मैं इस मोबाइल को बेचने जाता हूं, और मान लो मोबाइल बिकता है लेट्स से 15,000 पे। अब मेरे को एक बात बताओ, आज मैंने मोबाइल 2 साल पहले खरीदा, कितने पे खरीदा था, 50,000 पे, और अगर आज मैं बेचता हूं तो कितने बिक रहा है? तो मैं बोलता हूँ यार मेरे को जो लॉस हुआ ना, 35,000 का लॉस हो गया। एग्री करोगे क्या आप, क्या 35,000 का लॉस हुआ क्या आप? क्यों नहीं? आप 2 साल यूज किया, 2 साल, 2 साल यूज किया, 2 साल में वैल्यू गिरेगी तो सही। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी अपने को असेट की सेल पे प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, इसमें क्या मेन कंसेप्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालना असेट की सेल। मेरे को एक बात बताओ, मैंने हर साल कितना डिप्रीशिएशन लगाया, ठीक है? अब मान लो इस असेट को 2 साल बाद ही बेच दिया मैंने, कितने साल बाद बेच दिया, तो 2 साल में असेट डिप्रीशिएट कितना हुआ, पहले साल कितना डिप्रीशिएट हुआ, 1,60, दूसरे साल भी कितना डिप्रीशिएट हुआ, मतलब टोटल 2 साल में कितने का डिप्रीशिएशन लगा, 3,20,000 का। भाई पहले साल 1,60,000, दूसरे साल भी, मतलब 2 साल में डिप्रीशिएशन कितना लग, डिप्रीशिएशन असेट की वैल्यू गिरना, तो कितनी वैल्यू गिरी? आप जैसे इसको ऐसे समझो, आप गाड़ी नहीं खरीदते हो, इंश्योरेंस कराते हो, तो पहले साल गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू ज्यादा होती है, पर जैसे गाड़ी पुरानी होती है इंश्योरेंस की वैल्यू क्या होती जाती है, कम क्यों होती है? क्योंकि वो मानते हैं कि धीरे धीरे असेट क्या होता जाएगा, डेप्रिशिएट होता जाएगा। अब मेरे को आप एक बात बताओ, 2 साल पहले साल डेप्रिशिएशन 1,60 हुआ, दूसरे साल 1,60 हुआ, तो टोटल 2 साल में डेप्रिशिएशन कितना हो गया, 3,20। अब मान लो 2 साल बाद आप बेचते हो असेट को, तो 2 साल बाद बुक में वैल्यू कितनी चल रही है, 8 लाख का असेट खरीदा था अपन ने, 10 लाख का खरीदा था सॉरी, 10 लाख में कितना वैल्यू टूट गया उसका, 3,20। तो आपके हिसाब से वैल्यू कितना रहा उसका, 6,80,000। भाई अगर 2 साल बाद उस असेट का वैल्यू कितना है, 2 साल आपने यूज किया तो 10 लाख का असेट खरीदा, 2 साल डेप्रीशिएशन लगा, तो मान लो मैंने कहा मैंने एक मोबाइल खरीदा 50,000 का, पहले साल मेरे को लगता है 10,000 वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 1 साल बाद 40,000 का रह गया, अगले साल लगता है 10,000 और खत्म हो जाएगा, 30,000 का रह गया। तो आपने असेट खरीदा था 10 लाख पे, 2 साल में 3,20,000 डेप्रीशिएशन रह गया, तो 2 साल बाद वैल्यू कितनी रही, 680। और मान लो इसको बेच दिया अपन ने 5 लाख पे, इसका मतलब अब यूं नहीं बोलूंगा 10 लाख की चीज 5 लाख पे बेची, मैं क्या बोलूंगा 680 की चीज कितने बेची, भाई 680 उसकी बुक में वैल्यू है ना, तो 680 की चीज कितने बेची, 5 लाख पे।
मतलब मेरे को 1,80,000 का क्या हो गया एक तरह से लॉस, 1,80,000 का क्या हो गया, आई बात समझ में। 680 की वैल्यू बिकी कितने पे, 5 लाख पे। अब 680 से ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। तो डेप्रीशिएशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने को असेट की सेल पे प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, कभी भी कंपैरिजन आप कॉस्ट के साथ नहीं करोगे सेल वैल्यू का। ये हमेशा ध्यान, भाई मैंने मोबाइल खरीदा 50,000 का 4 साल पहले, आज बेचूंगा तो 50,000 थोड़ा कंपेयर करूंगा। मैंने 4 साल में जो यूज किया उसका डिप्रीशिएशन निकालूंगा, और वो कॉस्ट में से डिप्रीशिएशन घटाऊंगा, आज जो वैल्यू उससे कंपेयर करूंगा सेल वैल्यू को। आई बात समझ में। तो अब यहां पर एक कंसेप्ट लिखो अगला, बुक वैल्यू। देखो अगला कंसेप्ट लिखो बुक वैल्यू। देखो अब अगला कंसेप्ट लिखो बुक वैल्यू। देखो इट इज द वैल्यू ऑफ असेट दैट एग्जिस्ट इन बुक्स। असेट की वो वैल्यू जो बुक्स में एग्जिस्ट करती है वो कहलाती है बुक वैल्यू। और फॉर्मूला लिखना, बुक वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डेप्रीशिएशन टिल डेट। तो आज दिन तक कितना डेप्रीशिएशन है। बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या हुआ, असेट की कॉस्ट कितनी है माइनस आज दिन तक का कितना। अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट निकालना हो तो तीन चीजें अपने पास में। पहली तो चीज है कॉस्ट, मैंने मोबाइल 5 साल पहले खरीदा था 50,000 का। दूसरी चीज है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब डेप्रीशिएशन हटाने के बाद। और तीसरा पॉइंट है सेल वैल्यू। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट निकालना हो तो कॉस्ट को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, या कॉस्ट को सेल वैल्यू से, या बुक वैल्यू सेल वैल्यू कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू और कॉस्ट का कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हमेशा कंपैरिजन करेंगे बुक वैल्यू किससे, सेल वैल्यू से। समझ आई, और लॉजिक भी समझ आता है। ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट always we will compare book value ब्रैकेट में लिखना BV with sale value SV। कॉस्ट कभी कंपेयर नहीं होगी, कॉस्ट विल नेवर बी कंपेयर्ड विथ सेल वैल्यू। अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हमेशा बुक वैल्यू कंपेयर करोगे सेल वैल्यू के साथ। अच्छा अब मेरे को बताओ, अगर बुक वैल्यू ग्रेटर है किससे, बुक वैल्यू बराबर है किसके, और बुक वैल्यू लेस है किससे, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ये सिचुएशन है तो ये क्या है, क्या है, समझ में आया। वैल्यू ज्यादा है तो लॉस, बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कम है तो प्रॉफिट। चलो यहां तक कोई डाउट। अब एक बार एक काम करो, टीएस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टीएस पे आ जाओ। कम टू टीएस ग्रेवाल, कॉपी कर लिया इसको पूरा। अब टीएस वाली बुक पे आ जाओ एक बार, कम टू टीएस ग्रेवाल, टीएस में आ जाओ। ये 2022 वाली एडिशन से बता रहा हूं मैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे पहले, पेज नंबर 15.42, 2022 एडिशन पे, पेज नंबर 15.42 पे।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो, एन असेट वॉज परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2014। ध्यान से पढ़ना। एक असेट खरीदा 10,500 पे, कौन सी तारीख को? तो कॉस्ट ऑफ असेट ₹10,500। स्क्रैप वैल्यू ₹500। स्क्रैप मतलब वही साल्वेज वैल्यू। लाइफ 10 साल है। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 1 अप्रैल 2014 को खरीदा, अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। अब कैलकुलेट डेप्रीशिएशन फॉर ईयर एंडेड 15। अब मेरे को एक बात बताओ सब लोग, डेप्रीशिएशन ईयर एंडेड 15 मतलब इस साल का निकालना है मेरे को। फॉर्मूला क्या यूज करूं? कॉस्ट माइनस कॉस्ट कितनी है? 10.5, साल्वेज 500, लाइफ कितने साल है? ₹1,000 पर एनम का डेप्रीशिएशन है। बोलो समझ में आया? स्क्रैप और साल्वेज एक ही बात है ना। एस्टिमेट करते हैं साल बाद। स्क्रैप एस्टिमेशन है सारा ये। हो सकता है ज्यादा भी बिक जाए, बट एक एस्टिमेशन है, 10 साल बाद इतने का रहेगा ये वाली। डेप्रीशिएशन फॉर ईयर एंडेड 15, तो मतलब 14-15 का डेप्रीशिएशन कितना होगा इस साल का? 1,000 का डेप्रीशिएशन है इस साल का। समझ आया? अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है। बुक वैल्यू निकालो, कौन सी तारीख की? 31 मार्च। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, बुक वैल्यू इस दिन की निकालनी है, मतलब डेप्रीशिएशन कौन सा लगेगा? 14-15 पे लगेगा, 15-16। और बुक वैल्यू का मतलब क्या होगा? कॉस्ट माइनस, ये फॉर्मूला होगा ना इस दिन की बुक वैल्यू। भाई कॉस्ट माइनस 19। अब हर साल कितना डेप्रीशिएशन है बताओ? डायरेक्ट अभी लिखना मत, सिर्फ समझ लेना, मैं नोटिंग प्रॉपर कर रहा हूँ 1 मिनट। तो कितने साल का डेप्रीशिएशन लगाया मैंने? 5 साल का। 2019 2000 से 5 साल दूर है। तो असेट की कॉस्ट कितनी है? -1,000 इंटू, तो आपका बुक वैल्यू कितना आया? मतलब इस असेट का वैल्यू 5500 है, कौन सी तारीख को? इस तारीख को। समझ आया? तो ये नोटिंग मत करना, ये फॉर्मूला लिख लो, और फॉर्मूले के बाद डायरेक्ट ये लिख लेना, 10,500 -1,000 इंटू 5। बुक वैल्यू इक्वल टू 10,500 -1,000 इंटू 5। 5,500 का बुक वैल्यू 31 मार्च 19 का। तो यहां तक कोई डाउट? 5 साल का डिप्रेशन लगा दिया। और लास्ट पॉइंट पढ़ो, थर्ड, गेन और लॉस निकालो। अगर असेट को बेचा कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2000। और कितने पे बेचा? देखो समझो, इधर ध्यान देना, कितने पे बेचा? गेन और लॉस निकालो 31 मार्च 21 का, अगर बेचा कितने पे? अब बोलो क्या 5500 कंपेयर कर लेंगे 600 से? 5500 तो 19 का है, पहले 31 मार्च का बुक वैल्यू निकालें 21 का। पहले बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा ना 31 मार्च 21 का, ये तो बुक वैल्यू 31 मार्च 19 का है। पढ़ते हो आप? पढ़ो। गेन और लॉस ऑन 31 मार्च 21। तो पहले बुक वैल्यू उस दिन का निकालूं, तो 2 साल का डिप्रेशन और लगा दूं, 2 साल और बढ़ गए ना। तो मेरे को एक बात बताओ, बुक वैल्यू 31 मार्च 21 को 10,500 माइनस 1,000 इंटू 7, 7 साल का लगेगा। और इसको बेचा कितने पे बताओ? अब 3.5 की चीज 600 पे बेच दी,
3.5 की चीज 600 बेची तो प्रॉफिट और लॉस? लॉस इक्वल टू 900। लॉस इक्वल टू लिखो 2900। समझ में आया? कराया नहीं कराया हार्दिक स्कूल में? हाँ स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना सीखो। तो समझ में आया? दिक्कत क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और टीएस के अंदर इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96, स्पेंड 24,000 कार्टेज। तो टोटल कॉस्ट कितनी है एसेट की? और टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस 24, 1,20,000 की कॉस्ट है। रेसिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू कितना एस्टिमेटेड है? लाइफ कितने साल है? 120 या 12,000 रुपये पर एनम। ये अपने साल का एनुअल डेप्रीशिएशन 12,000 रुपये साल का जाता है। ये हाँ, एनुअल डेप्रीशिएशन इज 120 माइनस 72 डिवाइड बाय लाइफ 12,000। क्या अच्छा इसमें पता है एक और चीज बोल रहा है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी निकालो, तो वो भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। रेट और बतानी है अपने को। तो रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट 200। अब अमाउंट कितना है डेप्रीशिएशन का? कॉस्ट कितनी है? 120 इंटू 100, 10%। 12,000 अमाउंट है डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100, तो 10% आपका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। समझ में आया? रेट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो हमने कैलकुलेशन सीखा, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, ये मैंने आपको अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगला हेडिंग लगाओ, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ये कर लिया कॉपी? अब लोग अगला हेडिंग अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अपने को डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब देखो जैसे मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं, सबसे पहले मैंने फर्स्ट एंट्री समझी, मैं एसेट खरीदूंगा, एंट्री क्या करूंगा? द फर्स्ट एंट्री और परचेज ऑफ असेट अकाउंट या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक कर दो या टू कैश कर दो। अब असेट टू कैश टू बैंक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इस साल के एंड पे डिप्रीशिएशन लगा और चार्जिंग डिप्रीशिएशन, को एंट्री डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, ये एंट्री हुई असेट के ऊपर डिप्रीशिएशन लगाने की एंट्री, एंट्री फॉर चार्जिंग डिप्रीशिएशन ऑन असेट, डिप्रीशिएशन लगाया, एंट्री करी डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। अब ये जो असेट है ये डिप्रीशिएशन होता है अपना एक्सपेंस, एक्सपेंस को हमेशा राइट ऑफ करना पड़ता है, मतलब खत्म करना पड़ता है वापस, और राइट ऑफ होते हैं पी एंड एल के अंदर। एक्सपेंस जब भी होगा हमेशा राइट ऑफ किए जाएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, एंट्री लिख लो एक बार, और राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन, और राइटिंग ऑफ, देखो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। अभी ये एंट्री सिर्फ एक बार लिख लो आप, समझ लेना, जब डेप्रीशिएशन है अपना राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, बताओ ये असेट परचेज की एंट्री हर साल करेंगे क्या? एक बार परचेज होगा, और डेप्रीशिएशन की एंट्री तो क्या करनी पड़ेगी? ये सेकंड और थर्ड एंट्री तो एवरी ईयर होगी, असेट बिकेगा नहीं। सेकंड और थर्ड तो पहले साल होगी, हर साल होगी एंट्री, पहले को नेक्स्ट लाइन में नोट करके। थर्ड वाली एक बार लिख लो, अपन आगे समझेंगे उसे। पी&एल अकाउंट ये क्लोज करने की एंट्री होती है डेबिट। अभी लिख लो, आप आगे ही समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझा पाऊंगा, आप थिंक कर लो। देखो एंट्री नंबर 2 and 3 अबव will be done every year till the asset is sold। हर साल करेंगे इस एंट्री को जब तक असेट बिकेगा नहीं। ठीक है ना? चलिए अभी इसमें है ना, मेरे को एक बात और बताओ, देखो एंट्री समझ में आई चार्ज करने का? अब मान लो इसके अंदर अगर मैं लेजर बना दूं, ऐसे बनाओ असेट अकाउंट, तो पहले साल इधर ध्यान दो एक बार, ये परचेज करने की एंट्री करेंगे ना, अगर ऐसे लेजर बना दो तो इसकी पोस्टिंग क्या करेंगे? टू कैश, तो लिखेंगे टू कैश। अच्छा अब बताओ, डेप्रीशिएशन चार्ज करने की क्या करेंगे इसकी पोस्टिंग? असेट क्रेडिट हुआ है बाय डेप्रीशिएशन, तो क्या एंट्री करें? और इसमें डेप्रीशिएशन हटाया तो क्या बचा? बाय बैलेंस सीडी, ये पहले साल के एंड पे दोनों को टोटल लगा लिया, फिर कैरी फॉरवर्ड करो आगे, इधर क्या आ जाएगा सेकंड ईयर में? ठीक है, फिर वापस डेप्रीशिएशन लगाया इस साल, लेजर तो चाहिएगा ना, आप जर्नल एंट्री करोगे तो लेजर पूछ, सारे क्वेश्चन में लेजर ही होगा, इसके अंदर जर्नल कम होगा, लेजर ही होगा सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रीशिएशन, और वापस क्या लिखें? चलता जाएगा अकाउंट। इस एंट्री की पोस्टिंग करी, असेट परचेज किया, एंट्री कैसे करी? पहले असेट टू कैश, डेप्रीशिएशन चार्ज किया, तो बाय डेप्रीशिएशन, इसमें इसको माइनस किया तो ये बैलेंस बचा। मान लो यहाँ 5 लाख रुपए था और ये 20,000 का डेप्रीशिएशन था, तो बैलेंस कितना बचा? अब ये 480 अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया, फिर डेप्रीशिएशन लगाया 20,000, तो अब बैलेंस कितना बचा? ये बात समझ में क्लियर है? बस आज यहीं तक करते हैं।